इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अक्टूबर 1899 से, जहां पर हमें एक स्टीम शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरबरॉस है, जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा है। इस शिप में मोरा नाम की एक लड़की भी होती है जिसे रात को सपना आता है कि वो मेंटल असाइलम में है, जहां उसके पिता उसे मिलने के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर वो अपना आपा खो देती है और चीख चीख कर कहती है कि प्रोमेथियस शिप के साथ जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार आप है। अभी मोरा की नींद खुल जाती है। दरअसल मोरा इस वक्त जिस शिप में है इसका एक सिस्टर शिप भी था जिसका नाम प्रोमेथियस था। 4 महीने पहले इसी रूट से जाते हुए वो शिप अचानक पैसेंजर्स के साथ कहीं गायब हो गया। ये न्यूज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज होती है क्योंकि प्रोमेथियस शिप में बहुत बड़े बड़े लोग थे। हालांकि मोरा ने ये सपना देखा है लेकिन उसे लगता है कि सपने में कोई ना कोई हकीकत है। उसे अपनी पिछली बातें बहुत ज्यादा याद नहीं है। एक दिन पहले उसके भाई ने न्यूयॉर्क से उसे इस शिप का टिकट दिया था। उसे न्यूयॉर्क न्यू ईयर मनाने के लिए बुला रहा होता है। इस पूरे शिप में 1500 पैसेंजर्स होते हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे कुछ लोग वर्कर क्लास में होते हैं, कुछ लोग लोअर क्लास में, कुछ लोग मिडिल क्लास में और कुछ लोग हाई क्लास में। मोरा हाई क्लास में ट्रेवल कर रही है और हाई क्लास में दूसरी किसी भी क्लास का कोई भी आदमी नहीं आ सकता। मोरा के साथ यहाँ पर और भी पैसेंजर्स होते हैं जिसमें एक गे कपल होता है जो सबके सामने भाई बनकर रह रहे होते हैं क्योंकि इस वक्त गे लोगों को आजादी नहीं थी। साथ ही यहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल भी होता है और इन दोनों को देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। यहाँ पर एक जैपनीज लड़की भी होती है जिसकी ओनर उसे न्यूयॉर्क बेचने के लिए ले जा रही है। अब जब इस सब के सब लंच कर रहे होते हैं तभी नीचे लोअर क्लास से एक लड़का ऊपर आ जाता है जिसे सिक्योरिटी पकड़ लेती है, पर वो चीख चीख कर कहता है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर भी है पर वो लोअर क्लास में नहीं जाना चाहता। मोरा ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, इसीलिए वो उसके साथ जाकर उसकी प्रेग्नेंट बहन टोव की मदद करती है और वापस अपनी क्लास में आ जाती है, जहाँ शिप का कैप्टन उसके पास आता है। शिप का कैप्टन हमेशा उदास रहता है क्योंकि 2 साल पहले आग की वजह से उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। तभी यहाँ पर कैप्टन का एक आदमी आता और कहता है कि हमें किसी दूसरे शिप के सिग्नल्स मिल रहे हैं। कैप्टन नीचे जाकर सिग्नल्स को चेक करता और पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये सिग्नल्स इन्हें प्रोमेथियस शिप से मिल रहे होते हैं जो 4 महीने पहले अचानक से गायब हो गया होता है। ये इस बात से भी हैरान होते हैं कि 4 महीने बिना खाना पानी के कोई कैसे समंदर में जिंदा रह सकता है, पर ये तय करते हैं कि ये उस दिशा में जाएंगे और अपने शिप को लेकर ये प्रोमेथियस की दिशा में निकल पड़ते हैं और इस बारे में ये किसी भी पैसेंजर को नहीं बताते। लंबा सफर तय करने के बाद ये प्रोमेथियस के पास पहुंच जाते हैं और अब नोरा, कैप्टन और उसके कुछ साथी एक कश्ती से प्रोमेथियस शिप के पास पहुंचकर उसके अंदर जाते हैं, जहां पर इन्हें किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं मिलता। हालांकि शिप में कई 100 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे पर यहाँ पर किसी की बॉडी भी नहीं होती। कैप्टन इसके बाद उस कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ से उसे सिग्नल्स भेजे गए थे और कैप्टन ये देखकर हैरान हो जाता है कि सिग्नल भेजने वाली मशीन टूटी हुई है। तभी मोरा को जमीन पर एक हरे रंग का बीटल दिखता है, यानी कि एक कीड़ा जो एक डायरेक्शन में जा रहा होता है। वो उस कीड़े का पीछा करती है जो कि कबर्ड के अंदर चला जाता है जिसे बाहर से बंद किया गया है और जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक छोटा बच्चा बैठा होता है जो इन सबको घूर घूर कर देख रहा होता है। उसके हाथ में छोटा सा पिरामिड भी होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि जब सब पैसेंजर्स गायब हो गए तो ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। ये उस बच्चे को अपने शिप में ले आते हैं, लेकिन प्रोमेथियस शिप से एक और आदमी इनके शिप में चुपके से चढ़ जाता है। उसके हाथ में हरे रंग का उसी तरह का कीड़ा यानी कि बीटल होता है जिस कीड़े का पीछा करते हुए मोरा बच्चे तक पहुंची थी और ये आदमी मोरा के बगल वाले कमरे में रुकता है। जिस बच्चे को ये प्रोमेथियस शिप से लाए होते हैं उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मोरा को दी जाती है और अब वो आदमी जो इनके पीछे प्रोमेथियस शिप से इनके शिप में आ गया, अगले दिन वो अपना नाम डैनियल बताता है और मोरा इस आदमी को नहीं जानती, पर इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि ये मोरा को बहुत अच्छे से जानता है। मोरा अब अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर उसके सामने वो बच्चा बैठा होता है। वो देखती है कि उसकी गर्दन पर एक पिरामिड का निशान है जो कि उल्टा बना हुआ है और ठीक इसी तरह का निशान उसे अपने भाई के लेटर में भी मिला था, जिस लेटर के साथ उसने उसे न्यूयॉर्क की टिकट्स भेजी थी। मोरा बच्चे से पिरामिड के बारे में बहुत कुछ पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। दरअसल बच्चा किसी से भी बात नहीं करता। वही डैनियल को दिखाया जाता है कि उसके पास जो हरे रंग का कीड़ा होता है वो लोअर क्लास में छोड़ देता है। वो कीड़ा एक बच्ची की तरफ जाता है जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही यहाँ पर शिप के जितने भी कंपास होते हैं जिससे सही दिशा में जा सकते हैं वो सब के सब खराब हो जाते हैं। इसीलिए शिप का कैप्टन तय करता है कि ये न्यूयॉर्क न जाकर वापस इंग्लैंड के लिए मुड़ जाएंगे क्योंकि ये सब उसी तरह की घटनाएं होती है जो प्रोमेथियस शिप के साथ हुई थी जिसके बाद वो अचानक से गायब हो गया था। मोरा शिप के कैप्टन के पास आती है और देखकर हैरान हो जाती है कि उसके केबिन में भी उसी तरह का
उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे कि बच्चे की गर्दन पर उल्टे ट्रायंगल का टैटू बना था, जैसे कि उसके भाई के लेटर में बना हुआ था। ये समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वापस लौटने से पहले एक बार फिर से प्रोमेथियस शिप में जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन को लिस्ट मिलती है जिसमें उन पैसेंजर्स के नाम होते हैं जो गायब हुए थे, जो प्रोमेथियस में सफर कर रहे थे। और इसमें एक नाम मोरा का भी होता है। वो देखकर हैरान हो जाता है। उसे अब मोरा पर शक है। उसे लगता है कि मोरा उससे कुछ छुपा रही है, और अगर वो प्रोमेथियस शिप में 4 महीने पहले निकली थी तो वो जिंदा कैसे बच गई और क्यों वो दोबारा इसी सफर में आई है। तो कैप्टन मोरा को इस बारे में कुछ नहीं बताता और ये दोनों के दोनों वापस शिप में आ जाते हैं, जहाँ कैप्टन को पता चलता है कि लोअर और मिडिल क्लास के लोगों ने शिप को वापस ले जाने के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, क्योंकि इन सब ने इस सफर के लिए बहुत पैसे खर्च किए होते हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत से इकट्ठे किए थे। साथ ही लोअर क्लास की एक लड़की की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए वो गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि जिस बच्चे को तुम प्रोमेथियस शिप से लेकर आए हो वो एक श्रापित बच्चा है, उसे पानी में फेंक देना चाहिए। हालांकि मोरा ऐसा नहीं चाहती, पर उसकी एक भी नहीं चलती, इसीलिए उस बच्चे को नीचे समंदर में फेंक दिया जाता है। वो कैप्टन से मदद मांगती है, लेकिन कैप्टन कहता है कि तुम एक झूठी लड़की हो, तुम प्रोमेथियस शिप में ट्रैवल कर रही थी, जो बात तुमने सबसे छुपाई है। मोरा को कुछ भी समझ में नहीं आता। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सबकी ये होती है कि लाख चाहने के बाद भी इनका शिप यहाँ से मूव नहीं कर रहा होता। वो प्रोमेथियस शिप के आसपास ही घूम रहा होता है, और जब ये सब परेशान बैठे होते हैं तभी इन्हें कबाट के अंदर से ठक ठक की आवाज आती है, और अगले पल वहां से वही बच्चा निकलता है जिसे अभी कुछ देर पहले इन्होंने समंदर में फेंक दिया था। जिस बच्चे को ये प्रोमेथियस शिप से लेकर आए हैं, उस बच्चे के हाथ में अब भी वो छोटा पिरामिड होता है। वो मोरा के गले लग जाता है, पर मोरा उसे देखकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि बच्चा श्रापित है, इसीलिए इसे कैद कर दिया जाता है। इस शिप में जितने भी पैसेंजर्स हैं वो 2 ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक कैप्टन का ग्रुप है जो वापस इंग्लैंड जाना चाहता है, और दूसरा मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों का ग्रुप है जो न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं। यहाँ पर सबके सब बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, इसीलिए लोअर क्लास की वो लड़की जो प्रेग्नेंट है, जिसका नाम टोव है, जिसका मोरा ने कहानी की शुरुआत में इलाज किया था, वो तय कर लेती है कि वो कैप्टन के ग्रुप में शामिल हो जाएगी, क्योंकि उसके लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। वही मोरा को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि बच्चे को कैद कर दिया गया है। तो वो उस बच्चे को आजाद करवाने के लिए वहां पर जाती है, लेकिन सब उसके खिलाफ होते हैं, और जब लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं तभी एक आदमी गोली चला देता है। जो गोली मोरा की तरफ बढ़ रही होती है। डैनियल उसे बचाने के लिए कूदता भी है, पर अब यहाँ पर समय बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, और वो बच्चा जिसे कैद किया गया था वो खुद अपने आप को आजाद करके मोरा के पास आ जाता है। और अब यहाँ पर समय पूरी तरह से रुक चुका है, सिर्फ मोरा और उस बच्चे के अलावा। वो बच्चा मोरा को अपने साथ बाहर ले आता है। इसके बाद मोरा उसे अपने कमरे में लाती है और पूछती है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बार बार कैसे बच जाती हो। वो बच्चा पेपर पर लिखता है कि मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, क्योंकि हमेशा कोई हमें देखता और सुनता रहता है, बस तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। मोरा को सभी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, इसीलिए उस बच्चे को फॉलो करने लगती है। बच्चे के हाथ में वही हरे रंग का कीड़ा होता है जो हमने आखिरी बार डैनियल के पास देखा था, जो उसने लोअर क्लास में छोड़ दिया था, जिसके बाद एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और सारे कंपास खराब हो गए थे। और अब वो बच्चा जब उस हरे रंग के कीड़े को नीचे रखता है तो एक पोर्टल खुल जाता है। मोरा उस पोर्टल से बाहर निकलती है और एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है। वही शिप के अंदर जहां पर समय रुक गया था वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, और अब शिप में एक अजीब सा साउंड आना शुरू हो जाता है। कैप्टन देखता है कि वहां पर मोरा और बच्चा नहीं है, और डैनियल को देखता और कहता है कि मैंने तुम्हें शिप में पहले कभी नहीं देखा, जरूर मोरा और उस बच्चे के साथ मिले हुए हो। वो उसे पकड़ लेता है, पर तभी टोव कहती है कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, हमें ये पता लगाना होगा कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और अब जो साउंड पूरे शिप में आ रहा होता है उससे सबके सब लोग हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाते हैं और शिप के डेक पर पहुंच जाते हैं और शिप से समंदर में कूदना शुरू कर देते हैं। डैनियल देखकर हैरान हो जाता है, वो भागता हुआ नीचे जाता है। उसके पास अब भी वो हरे रंग का कीड़ा होता है जिससे वो पोर्टल खोलता है जिस तरह से बच्चे ने खोला था, और वो भी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर मोरा गई है। और यहाँ उसे वो बच्चा मिलता है जिससे वो पूछता है कि मोरा को क्या हो गया, वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही, वही इन सब चीजों को रोक सकती है। और इसके बाद वो पोर्टल से वापस शिप में आ जाता है ताकि लोगों की जान बचा सके। वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से मशीन से सारा का सारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। वो उसे बंद करने की कोशिश में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक केबिन में उस न्यूली मैरिड कपल को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। तभी वहाँ पर लोअर क्लास का एक आदमी आ जाता है, उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और उन दोनों के हाथ बांध देता है। साथ ही वो अपने भी हाथ बांध देता है ताकि वो हिप्नोटाइज होकर समंदर में ना कूदे।
वहीं हमें मोरा को दिखाया जाता है जिससे अपने सामने एक असाइलम दिखता है और ये वैसे ही असाइलम होता है जैसे उसके पिता ने उसकी मॉम के लिए बनाया था। वो उस मेंटल हॉस्पिटल उस असाइलम के अंदर जाती है जहां पर दो लोग उसे पकड़ लेते हैं और तभी मोरा के पिता उसके सामने आते हैं और पूछते हैं कि तुमने उस चीज को कहां पर छुपाया है। मोरा को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अपने पिता की बातों से उसे समझ में आ जाता है कि 4 महीने पहले जब प्रोमीथियस गायब हुआ था तो उसमें उसके पिता का ही हाथ था। इसके बाद मोरा को एक अजीब सा इंजेक्शन लगाया जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो शिप में अपने बिस्तर के ऊपर उठती है। वो भागते हुए कैप्टन के पास जाती है। वो कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि 4 महीने पहले मैं प्रोमीथियस में थी या नहीं, पर मुझे ये पता है कि प्रोमीथियस के साथ जो कुछ हुआ है वो मेरे पिता की वजह से हुआ है और मेरे पास जो मेरी पिछली यादें नहीं है इसके कारण भी मेरे पिता है, उन्होंने मेरी पिछली यादों को मिटा दिया है। दरअसल मोरा के पिता की जिंदगी में मोरा की मॉम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पर जब उन्होंने मोरा को जन्म दिया तो उनकी दिमागी हालत खराब होना शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के लिए मेंटल असाइलम यानी कि मेंटल हॉस्पिटल बनाया जहां से अभी अभी मोरा वापस आई है। मोरा के पिता को कभी भी अपने बच्चों से लगाव नहीं था। उसके बाद उन्होंने इंसानी दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और अब मोरा को पूरा यकीन है कि प्रोमीथियस के साथ जो कुछ हुआ या इस शिप में जो कुछ हो रहा है उसके पिता के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। अब मोरा को वहां पर वो बीटल यानी कि हरे रंग का कीड़ा दिखता है, जिसके बाद वो वही प्रोसीजर करती है जो उसके सामने बच्चे ने किया था और उस प्रोसीजर को करने के बाद एक दरवाजा खुलता है। दोनों के दोनों उससे अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ये एक जले हुए घर के सामने पहुंच जाते हैं। ये वही घर होता है जिसमें कैप्टन की पत्नी और बच्चे की मृत्यु हुई थी। वही शिप में डैनियल उस साउंड को बंद कर देता है जिससे सबके सब हिप्नोटाइज हो रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी है। इस शिप में 1500 लोग थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ही लोग बचे हैं, सबके सब समंदर में कूद चुके हैं। साथ ही शिप में मोरा के पिता का आदमी जिसका नाम विल्सन है उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है, पर उससे बच्चा नहीं मिलता। मोरा के पिता को दिखाया जाता है जो एक कमरे में होते हैं और उनकी विंडो के बाहर उसी तरह का पिरामिड होता है जिस तरह का पिरामिड का छोटा सा मॉडल बच्चे के हाथ में था। विल्सन मोरा के पिता के पास आता और कहता है कि मैंने शिप में उस बच्चे को हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मोरा के पिता कहते हैं कि उस बच्चे को ढूंढना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो सकता। वहीं हमें कैप्टन को और मोरा को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से मेंटल असाइलम में पहुंच जाते हैं ताकि वो मोरा के पिता के खिलाफ सबूत ढूंढ सके। पर अब यहाँ पर डैनियल भी आ जाता है। डैनियल को देखकर ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये पोर्टल के थ्रू यहाँ पर आए थे, जिसका मतलब ये है कि डैनियल को भी पोर्टल के बारे में पता है। कैप्टन उसके ऊपर हमला करता है पर वो अपनी टेलीपोर्टिंग पावर से उसे जंगल में भेज देता है। मोरा ये देखकर बहुत डर जाती है और डैनियल की तरफ गन तान देती है, पर डैनियल उसे हैरानी से देख रहा होता और पूछता है कि तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मोरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, उसे लगता है कि डैनियल उसके लिए खतरा है, इसीलिए वो डैनियल को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद वहां से बाहर आ जाती है। उसके पास जो गन होती है वो उसे जोर से फेंकती है, पर वो गन एक कांच से शीशे से टकराकर वहीं पर गिर जाती है। मोरा उस इनविजिबल दीवार के पास आती है और उसके ढक्कन को खोलकर वो वापस अपने शिप में आ जाती है। दरअसल ये एक रास्ता था। वहीं दूसरी तरफ मोरा के पिता को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ अपने मॉनिटर्स पर देख रहे होते हैं। दरअसल उनके सामने कई सारे मॉनिटर्स हैं और वो उन मॉनिटर्स में मोरा के साथ शिप में हर एक जगह को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कौन कहां पर कब क्या कर रहा है मोरा के पिता को सब कुछ पता रहता है। वहीं शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जो जंगल में घर के अंदर से निकलकर प्रोमीथियस शिप के अंदर से बाहर निकलते हैं, यानी कि वो एक बार फिर से प्रोमीथियस शिप में पहुंच चुके हैं। और जब वो प्रोमीथियस शिप से बाहर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे बड़े बड़े शिप्स होते हैं। दूसरी तरफ मोरा जो अपने शिप में पहुंच चुकी है जिसमें कुछ ही पैसेंजर्स हैं, वहां समंदर में तूफान आना शुरू हो जाता है जिस वजह से समंदर का पानी शिप के ऊपर आने लगता है। सबके सब पैसेंजर्स डर जाते हैं और ये तय करते हैं कि सबके सब नीचे इंजन रूम में जाएंगे। लेकिन मोरा कैप्टन को ढूंढने के लिए शिप में जाती है, पर पूरे शिप में ढूंढने के बाद भी उसे कैप्टन नहीं मिलता, जिसके बाद वो कैप्टन के रूम में जाती है जहाँ कैप्टन के बेड के नीचे एक छोटा सा स्पेस होता है, छोटा सा तहखाना होता है जैसे उसके कमरे में उसके बेड के नीचे भी है। और जब वो अपने कमरे में अपने बेड के नीचे तहखाने के अंदर गई थी तो वो अपने पास्ट में यानी कि अपनी यादों में उस असाइलम में पहुंच गई थी जो उसके पिता ने उसकी मॉम के लिए बनाया था। और अब वो जानती है कि कैप्टन भी शायद अपनी यादों में गया होगा, इसीलिए उस तहखाने के अंदर वो जाती है। पर वहां पर उसे कैप्टन नहीं बल्कि कैप्टन की पत्नी मिलती है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कैप्टन की पत्नी उस पर हमला कर देती है और कहती है कि तुम कैप्टन की यादों में क्या कर रही हो, तुम क्या हो। किसी तरह से मोरा वहां से बाहर निकलती है और अब वो डैनियल के कमरे में जाती है क्योंकि डैनियल ने उसे कहा था कि वो उसकी पत्नी है। उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो उसके बेड के नीचे बने तहखाने में उसकी यादों में जाती है। वो एक कमरे में पहुंच जाती है जो कमरा उसे जाना पहचाना लगता है और जब वो बेड के पास जाती है तो वहां पर डैनियल और उसकी बहुत सारी फोटोज होती है और उन
फोटोज में उनके साथ वो बच्चा भी होता है जो कभी कुछ नहीं बोलता, जिसके पास छोटा सा पिरामिड है। फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि वो बच्चा डैनियल का और मोरा का बेटा है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल को दिखाया जाता है जो मोरा की यादों में होता है। वो उसकी यादों से निकलकर एक कब्र के पास जाता है जिसके नीचे वो बच्चा छुपा हुआ होता है। डैनियल कहता है कि तुम्हें अपनी जान बचानी होगी क्योंकि मोरा के पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो बच्चा कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, और डैनियल को एक रिंग देता और कहता है कि ये मोरा को दे देना। दरअसल ये डैनियल और मोरा का ही बेटा है। इसके बाद डैनियल यहाँ से निकलकर वापस शिप में आ जाता है। उसे पता होता है कि मोरा हो ना हो उसकी यादों में गई होगी, और जब वो अपने बेड के नीचे अपने तहखाने में जाता है जहाँ पर उसकी यादें हैं तो वहाँ पर मोरा उसे मिल जाती है। मोरा को यकीन हो चुका है कि डैनियल उसका पति है। डैनियल मोरा को बताता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो आंखों का भ्रम है। ये एक तरह का गेम है जिसे हमें पूरा करना होगा, और अगर हमने इसे पूरा नहीं किया तो ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। और इस गेम को जीतने के लिए हमें उस चाबी की जरूरत है जिस चाबी को तुमने छुपाया था। उस चाबी से हमें हमारे बेटे के पास वाले पिरामिड को खोलना होगा, जिससे हम इस गेम को जीत जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोरा कहती है कि मुझे चाबी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो लेटर मेरे भाई ने मुझे भेजा था जिसमें टिकट्स भी थी, उसमें एक चाबी थी जिसे मैंने अपने पेंडेंट में फिक्स कर दिया, और वो पेंडेंट अब भी उसके पास होता है। और मोरा को यहाँ पर यह भी याद आता है कि उसके पिता जिस चीज के बारे में उससे मेंटल असाइलम में पूछ रहे थे वो यही चाबी थी। वही मोरा के पिता को दिखाया जाता है जिनके पास उनका आदमी आता है, जिनके पास मोरा का बेटा भी होता है। यानी कि मोरा के पिता के पास अब मोरा का बेटा भी है। और अब मोरा के पिता अनाउंस करते हैं, जल्दी से उस की को लेकर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। मोरा के बेटे के पास यहाँ पर वो छोटा पिरामिड होता है जो मोरा के पिता उससे ले लेते हैं, और अब वो उस पिरामिड को ऊपर से खोलते हैं। उसके अंदर एक की होल होता है, इसकी की मोरा के पास है। मोरा जिस शिप में होती है वो एक तूफान में फंसा हुआ है, और वो पानी के बवंडर से होता हुआ एक शांत समंदर में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे शिप होते हैं। ये वही जगह होती है जहां पर प्रोमीथियस और बहुत सारे और दूसरे शिप हैं, और कैप्टन भी यहाँ प्रोमीथियस के ही अंदर है। इसके बाद वो भी इन्हीं के शिप में आ जाता है। अब हमें मोरा की कुछ पास्ट मेमोरीज को दिखाया जाता है जिसमें उसका बेटा उसके साथ होता है। उसके पास एक हरे रंग का कीड़ा यानी कि बीटल होता है। मोरा कहती है कि अगर तुम बीटल को सुरक्षित रखना चाहते हो तुम्हें इसे आजाद करना होगा, और तभी यहाँ पर मोरा के बेटे की नींद खुल जाती। वो अब भी अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। वो उस बच्चे को बताते हैं कि हम सब यहाँ पर फंसे हुए हैं, और इसका कारण मैं नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब अपनी मर्जी से हैं। उनके पास उनकी बुरी दर्द भरी यादें थी और उन्हीं को भुलाना चाहते थे, लेकिन हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हमारी बुरी और दर्दनाक यादों का एक हिस्सा हमेशा हमारे साथ रह जाता है, और ऐसे यहाँ पर सबके साथ हो रहा है। इसके बाद वो अपने ग्रैंडसन को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर उसके पास 2 इंजेक्शन होते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। ब्लैक से यादें मिट जाती है और व्हाइट से पुरानी यादें आ जाती है। वो अपने ग्रैंडसन को व्हाइट इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद हम उसकी यादों में देखते हैं कि उसे एक बहुत भयानक बीमारी हो गई थी। मोरा उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो उसे खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो उसे एक सिमुलेशन में भेजना चाहती है, यानी कि ऐसी यादों की दुनिया में जो असली नहीं होगी, लेकिन जो भी उस दुनिया में होगा उसे ऐसा लगेगा कि यही उसकी असली दुनिया है। और ये वही दुनिया होती है जहाँ पर ये सब के सब शिप में है। यहाँ पर शिप में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं दुखी थे, इसीलिए सबने यहाँ पर इस दुनिया को चुना। यानी कि असली जिंदगी में, इंसानों की जिंदगी में उनका शरीर कहीं पर है और उनका दिमाग यहाँ इस वर्चुअल वर्ल्ड में है। उन्हें यही लगता है कि यही उनकी असली दुनिया है, जबकि असली दुनिया कहीं और है। और इसीलिए यहाँ शिप में जितने भी लोग होते हैं उनमें से किसी को भी याद नहीं होता कि वो कब इस शिप में चढ़े थे। हालांकि मोरा के हस्बैंड डैनियल ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था, लेकिन मोरा ने उसे कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। इसीलिए वो अपने बेटे के साथ, अपने पति के साथ और उन सभी लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी में परेशान थे इस सिमुलेशन की दुनिया में आ गई होती है, जो सिर्फ एक तरह का दिमाग का धोखा है। दूसरी तरफ डैनियल को दिखाया जाता है जो अपने डिवाइस से यहाँ पर हो रहे सिमुलेशन को हैक कर देता है, जिससे यहाँ का जो भी सिमुलेशन होता है पूरी तरह से बिखरने लगता है। जिसके बाद शिप में एक ब्लैक कलर का पदार्थ आ जाता है जो शिप में फैलकर उसे तबाह करने लगता है। यहाँ पर जितने भी लोग बचे हैं वो एक दूसरे की यादों से होते हुए एक बार फिर से वापस शिप में आ जाते हैं। वहीं मोरा को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद मोरा को उसके पिता के पास ले जाया जाता है और मोरा एक्सेप्ट करती है कि उसी ने इस सिमुलेशन को यानी कि इस दुनिया को बनाया है। उसके पिता उससे चाबी मांगते हैं, मोरा उन्हें चाबी दे देती है। जिसके बाद मोरा के पिता उसे ब्लैक कलर का इंजेक्शन लगाकर उसकी यादों को मिटा देते हैं। उनके पास पिरामिड की चाबी है, जिस पिरामिड के नीचे वेकअप लिखा होता है, यानी कि इस दुनिया से निकलने का ये रास्ता है। अगर इस चाबी को पिरामिड में लगाकर खोल दिया जाए तो सब असली दुनिया में उठ जाएंगे। पर जब मोरा के पिता ऐसा करते हैं तो चाबी काम नहीं करती। दरअसल डैनियल ने जब पूरे सिस्टम को हैक किया था तो उसने पिरामिड
पिरामिड के साथ की को भी पूरी तरह से बदल दिया था, इसीलिए पिरामिड और की काम नहीं कर रहा होता। वहीं मोरा को दिखाया जाता है जिसकी आंख खुलती है, देखती है कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है। तभी उसे क्रॉस दिखता है, यहाँ पर वो पहले भी आ चुकी है और अब उस क्रॉस के नीचे जाती है जहाँ पर उसका हस्बैंड डैनियल होता है। डैनियल उसे अब सारा सच बताता है और कहता है कि रियल वर्ल्ड में तुम्हारे भाई ने इस सिमुलेशन की दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है और उसी ने हम सबको यहाँ पर फंसा रखा है। और अब क्योंकि मैंने पिरामिड को और की को बदल दिया था तो वो अब भी मेरे पास है। इस वक्त हम जहाँ पर है ये पहला रूम है जो हमने बनाया था। और अब वो मोरा को एक बच्चों वाला पिरामिड देता है जिसकी की वही रिंग होती है जो उसके बेटे ने उसे दी थी। मोरा को कहता है कि अब असली दुनिया में जाने का वक्त हो गया है, जिसके बाद मोरा उस रिंग को की तरह पिरामिड पर लगाती है और वो असली दुनिया में जाग जाती है, जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े चेम्बर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। ये सब वही लोग होते हैं जो शिप में थे, जिनकी जिंदगी में दुख था और उन सब ने इस दुनिया को चुना था, लेकिन अब भी सब के सब उस दुनिया में फंसे हुए हैं, जबकि मोरा वापस असली दुनिया में आ चुकी है। लेकिन ये अर्थ नहीं है, बल्कि ये स्पेसशिप है जिसका नाम प्रोमीथियस है और उसी स्पेसशिप के अंदर ये सब के सब मशीन्स के अंदर सोए हुए थे। और इसके बाद स्क्रीन पर देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है पैसेंजर्स 1423, क्रू 550 और डेट होती है 19 अक्टूबर 2099। यानी कि इतने सारे लोग इस शिप के अंदर है जो सब के सब उस गेम की दुनिया में फंसे हुए हैं। हालांकि वो भी बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मोरा के भाई ने सबको वहां फंसा दिया होता है। और तभी मोरा को उसके भाई का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है वेलकम टू रियलिटी वर्ल्ड। दरअसल मोरा ने दिमाग की इस दुनिया को इसलिए बनाया था ताकि वो अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए रह सके, क्योंकि उसके बेटे को बीमारी थी, उसकी मृत्यु होने वाली थी। और अब मोरा जब उस दुनिया में जाती है तो वो उसी दुनिया में फंस जाती है, क्योंकि उसके भाई ने इस पूरी गेम को, इस दुनिया को टेक ओवर कर लिया था, जिस वजह से ये उस दुनिया से निकल नहीं पाते। बार बार इनका जो दिमाग होता है उसी चीज को दोबारा से शुरू कर देता और ये सब के सब वहां पर फंसे रह जाते हैं। पर मोरा अब असली दुनिया में आ चुकी है, जिसके बाद शायद वो बाकियों को भी असली दुनिया में वापस ले आए। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।